देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है ना, उसकी बात करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें देखेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है, ये सेक्शन पूरा डील करूंगा। ठीक, देखिए आ रही है आवाज? ठीक है। गणित और रीजनिंग का क्या वेटेज है, कितना पढ़ना है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे अपन आज के इस लेक्चर में। यही देखेंगे कि गणित और रीजनिंग में क्या क्या है, कितना पढ़ना है, किस एग्जाम में कितना वेटेज है गणित और रीजनिंग का। व्यापम के एग्जाम में गणित और रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, गणित और रीजनिंग की बात करते हैं कि गणित और रीजनिंग का वेटेज कितना रहेगा व्यापम के एग्जाम में। कौन से एग्जाम में गणित का वेटेज कितना है, रीजनिंग का वेटेज कितना है। ज्यादातर एग्जाम अगर आप देखेंगे, ज्यादातर एग्जाम में गणित का वेटेज होता है, ज्यादातर एग्जाम में गणित का वेटेज होता है। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा कम है, और कुछ एग्जाम्स में रीजनिंग रहता ही नहीं है। अगर व्यापम के एग्जाम की बात की जाए तो गणित का वेटेज तो लगभग हर एग्जाम में रहता है। रीजनिंग का वेटेज कुछ एग्जाम्स में है, कुछ में नहीं रहता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्स की बात करूं सबसे पहले, तो जैसे मैं आरआई के एग्जाम की बात करूं, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मैं पटवारी के बात की बात करूं, पटवारी के पद की बात करूं, मैं अमीन पटवारी, जिसकी अभी बातचीत चल रही है कि 50 पद आने वाला है अमीन पटवारी का, अमीन पटवारी के पद की बात करूं मैं इसके अलावा मंडी इंस्पेक्टर के पद की बात करूं मैं, जो कि एग्जाम हुआ था 2021 के आसपास, मंडी इंस्पेक्टर। ये 4 एग्जाम्स की अगर बात करूं मैं, आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक बोलते हैं, पटवारी अमीन पटवारी, ये दोनों पद अलग अलग हैं। ये राजस्व विभाग का पद है, राजस्व विभाग, ये राजस्व विभाग का पद है। और ये है जल संसाधन विभाग का पद, जल संसाधन विभाग का पद है ये, जल संसाधन विभाग। तो दोनों ही पद जो हैं ये अलग अलग पद हैं। एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का, और दूसरा है जल संसाधन विभाग का। और यह है मंडी इंस्पेक्टर। 2021 में शायद मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। इन चारों एग्जाम्स की अगर बात करूं, जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, व्यापम के महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आते हैं ये एग्जाम्स। अगर इन चारों एग्जाम्स की बात करूं तो इन चारों एग्जाम्स में वर्तमान में जो पैटर्न अपने पास में है, वर्तमान में, क्योंकि जो पैटर्न में अभी तक एग्जाम होते आए हैं वही पैटर्न अपने पास में है, तो वर्तमान में जो पैटर्न है इन एग्जाम्स में गणित जो है वो 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 प्रश्न आते हैं गणित के, 30 प्रश्न 30 नंबर का होता है। और रीजनिंग के आते हैं 15 प्रश्न। इन चारों एग्जाम्स की अगर बात करूं तो इन चारों एग्जाम्स में गणित के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 15 प्रश्न, गणित के 30 और रीजनिंग के 15। देखा जाए तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं इन चारों एग्जाम्स में। टोटल 150 प्रश्न, 150 प्रश्न टोटल बनते हैं इन चारों एग्जाम्स में। 150 प्रश्न, 150 प्रश्न मतलब 150 अंक के, 150 अंक का। तो 150 प्रश्न बनता है, 150 अंक का। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलता है और गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस होता है। तो यहां 150 प्रश्नों में 30 प्रश्न गणित के हैं और 15 प्रश्न रीजनिंग के। मैं केवल गणित और रीजनिंग के वेटेज की बात करूंगा। तो 30 प्रश्न गणित और 15 प्रश्न रीजनिंग। गणित में क्या क्या चैप्टर डील करना है बात करूंगा मैं, रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर्स हैं सारी बातचीत करूंगा मैं। वर्तमान में जो पैटर्न अपने पास है वही बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यह भी कंफर्म है कि पैटर्न में बदलाव होगा, क्योंकि व्यापम ने फिक्स कर दिया है। व्यापम ने क्या फिक्स कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंक का ही होगा, 100 अंक का। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। 2 घंटे का समय रहेगा। तो व्यापम ने यह फिक्स कर दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, 10 जून 2023 को हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 10 जून 2023 के बाद से जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने फिक्स कर दिया था 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर आएगा। 2 घंटे का समय रहेगा। 1 नंबर सही उत्तर के लिए और गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। तो ये तो कंफर्म है कि अमीन पटवारी का जैसे अभी 50 पद आया है, आपने देखा होगा जल संसाधन विभाग ने व्यापम को जानकारी दी है 50 पदों के लिए।
50 पदों पर भर्ती होगी अगले साल, कंफर्म है ये। तो भर्ती होगी ना, तो ये कंफर्म है कि व्यापम जो है, ये जो स्ट्रक्चर है 150 प्रश्न का, इसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट कर देगा। फिक्स है ये, व्यापम ने ये डिसाइड करके रख लिया है कि भर्ती परीक्षाएं जितनी भी लेगा व्यापम, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। कि आपके मन में अगर आ रहा होगा कि टेट का जो एग्जाम हुआ सर, उसमें तो 150 प्रश्न आए, तो मैं पात्रता परीक्षा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भर्ती परीक्षाओं की। तो भर्ती परीक्षाएं जितनी भी होंगी, सारी भर्ती परीक्षाओं में 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों के, फिक्स कर दिया है। तो 150 प्रश्न का जो पैटर्न है, इसको कन्वर्ट तो करेगा 100 प्रश्न में, गारंटी है, एकदम कन्वर्ट करेगा ही वो। लेकिन अभी जो अपने पास में जो सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इन 4 एग्जाम्स की अगर बात करूं, आरआई पटवारी के भी पद तो खाली हैं, एग्जाम्स तो होने की संभावना है अगले साल। आरआई का तो पिछले साल ऐसा लग रहा था कि होगा ही एग्जाम, लेकिन वो एक्सटेंड होते गया, वो डिले होते गया। तो आरआई का बहुत अच्छा पद है, पटवारी का 2022 में परीक्षा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। ये सारे पद बहुत अच्छे हैं, इन सारे पदों में मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज है, 150 में 45 प्रश्नों का। अब 100 में अगर कन्वर्ट किया तो ज्यादा से ज्यादा वो 10 प्रश्न कम करेगा, दोनों का मिला करके। अगर 100 प्रश्नों में कन्वर्ट भी किया तो 35 प्रश्न मिनिमम मान के चलिए आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे इन चारों एग्जाम्स में। मैथ्स और रीजनिंग के 35 प्रश्न 100 में मान के चलिए। अगर कन्वर्ट भी किया 150 को 100 में, तो मैथ्स और रीजनिंग का कम से कम 35 तो आपको मिलेगा। 45 से 35 होगा, उससे कम का तो संभावना ही नहीं है। तो गणित में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, उस पर आऊंगा मैं। तो ये 4 एग्जाम्स हैं। अच्छा, इन 150 प्रश्नों में और कहां से कितने प्रश्न आते हैं तो सुन लीजिए, बस मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस रहूंगा मैं। इसमें और देखेंगे तो 20 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, 10 हिंदी का, 10 है अंग्रेजी का, इसके अलावा 15 है छत्तीसगढ़ जीएस, 15 है करंट अफेयर और 35 है इंडियन जीएस। तो 45 के अलावा जो बचे 105 प्रश्न हैं वो कहां से आते हैं, तो मैं एक बार बता दे रहा हूं। 20 कंप्यूटर के, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 15 छत्तीसगढ़ जीएस, 15 करंट अफेयर और 35 जो है वो इंडियन जीएस के हैं। देख सकते हैं 105 प्रश्न ये हो गए और 45 ये हो गए। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पे थोड़ा फोकस रहूंगा। गणित में क्या क्या पढ़ना है लिखूंगा मैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे अपन। ये समझ आया, 4 एग्जाम्स। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, एक हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होती है, छात्रावास अधीक्षक। आपने दी भी होगी इस साल छात्रावास अधीक्षक का पेपर। अब छात्रावास अधीक्षक का पेपर तो इसी साल हुआ था, तो यह नया पैटर्न में हुआ है। ये पेपर को आप देखेंगे, दिए भी होंगे, तो नए पैटर्न में पेपर हुआ था। ये नए पैटर्न में 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 अंक के। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला था, गलत के लिए 0.25 माइनस हुआ था। 2 घंटे का समय था। आपने ये देखा होगा कि 2014, 2016 में जो हॉस्टल वार्डन हुआ था, यहां पर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 प्रश्न। लेकिन इस बार नए पैटर्न में एग्जाम हुआ है, 100 प्रश्न। गणित था इसमें, रीजनिंग नहीं था इसमें केवल गणित है, रीजनिंग नहीं है। इसमें केवल गणित है, रीजनिंग नहीं है। गणित का इसमें 25 प्रश्न पूछा गया था 100 में, रीजनिंग इसमें नहीं है। तो यहां भी गणित का बहुत बड़ा वेटेज था, 100 में 25 प्रश्न पूछा गया था। इसका भी एग्जाम होने का संभावना है, क्योंकि जब हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ 300 पदों के लिए, तो उसमें 600 पदों को और ऐड करने की बात की गई थी, लेकिन फिर ऐड नहीं किया गया। बोला कि जो बचे 600 रिक्त पद हैं उन पे अगले साल एग्जाम होगा, ऐसा बोला गया था। क्लियरली ऐसा विभाग के द्वारा बोला गया था कि 600 पद रिक्त हैं, उन 600 पदों पर आगे चलकर एग्जाम हो जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन का भी एग्जाम आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है। हॉस्टल वार्डन का तो नया पैटर्न फिक्स है। नया पैटर्न क्या है, तो नया पैटर्न आपको पता है, 100 प्रश्न, 100 अंक, गणित के 25 प्रश्न। अगर आपको जानना है कि बचे 75 प्रश्न में क्या क्या आता है, तो कंप्यूटर आता है 30 प्रश्न का। कंप्यूटर का अलग एक भाग होता है जिसमें 50% मिनिमम आपको लाना अनिवार्य है, मतलब मिनिमम 15 अंक आपको लाना अनिवार्य है, मिनिमम 15 अंक। अलग से एक सेक्शन होता है इसका। इसके अलावा 10 प्रश्न आता है बाल मनोविज्ञान से, 5 प्रश्न आता है हिंदी भाषा, 5 अंग्रेजी भाषा, 5 छत्तीसगढ़ जीएस, 5 करंट अफेयर और 15 आता है आपका इंडियन जीएस। तो ये 25 के अलावा जो बचे 75 प्रश्न हैं, उसमें 30 कंप्यूटर के हैं, 10 आपका बाल मनोविज्ञान जो कि पद से संबंधित सिलेबस है,
5 आपका देखेंगे तो हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 छत्तीसगढ़ जीएस, 5 करंट अफेयर और 15 इंडियन जीएस। मैथ्स की बात करूं तो बड़ा वेटेज है 25 प्रश्नों का, जबकि 2014-2016 में 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें मैथ्स का वेटेज केवल 20 प्रश्नों का था, 150 में 20 था, लेकिन पैटर्न को चेंज किया, 100 में 25 कर दिया। तो व्यापम ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि गणित के वो वेटेज को कम नहीं रखेगा, गणित का अच्छा खासा वेटेज आपको दिखाई देगा। तो 25 प्रश्न का वेटेज है। सिलेबस को मैं लिखूंगा आगे चल के। आगे बढ़ता हूं, एक होता है आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम। फूड इंस्पेक्टर, खाद्य निरीक्षक बोलते हैं इसको, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। खाद्य निरीक्षक हुआ भी था पिछले साल, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम, खाद्य निरीक्षक। तो खाद्य निरीक्षक का जो वेटेज अगर मैं देखूं गणित का, तो गणित का इसमें वेटेज अच्छा खासा है। अब इसमें एकदम क्लियरली तो गणित का वेटेज को बताया नहीं है, लेकिन फूड इंस्पेक्टर में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। 200 प्रश्न, 200 प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का, मतलब 200 अंकों का जो पेपर होता है, इसमें वो 2 पार्ट में तोड़ा है पेपर को। 150 प्रश्न जो हैं ये पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन लिखा है। और 50 प्रश्न जो है वो अधिनियम वगैरह से पूछे जाते हैं। अधिनियम, तो 50 प्रश्न अधिनियम मतलब खाद्य अधिनियम से संबंधित जो एक्ट वगैरह पढ़ने पड़ते हैं आपको, वहां से बनते हैं। अब इन 150 प्रश्नों में 3 पार्ट हैं। एक है आपका इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस भारत का सामान्य अध्ययन है। एक आपका सीजीजीएस है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और तीसरा जो सेक्शन है ये गणित का है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी रहती है गणित में। तो फूड इंस्पेक्टर में भी देखेंगे तो गणित का बहुत अच्छा वेटेज है फूड इंस्पेक्टर में भी। इसको भी अगर लिया तो 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा, इसको भी अगर लेता है वो तो 100 प्रश्नों में गारंटीड कन्वर्ट करेगा वो। लेबर इंस्पेक्टर का एक एग्जाम होता है, लेबर इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक बोलते हैं इसको, लेबर इंस्पेक्टर। अब लेबर इंस्पेक्टर में भी गणित की अगर बात करूं मैं, तो लेबर इंस्पेक्टर में कहीं ना कहीं गणित और रीजनिंग दोनों का ही वेटेज ठीक है। गणित और रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। अब इसमें क्लियरली गणित का कितना प्रश्न, रीजनिंग का कितना प्रश्न ये लिखा नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न। वही प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंकों का पेपर होता है ये, जिसमें कि आप देखेंगे तो 65 प्रश्नों का लिखा है वो जीएस, 65 प्रश्नों का। इसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस दोनों है। इसके बाद 20 प्रश्न वो लिखा है कंप्यूटर का, 20 प्रश्न वो कंप्यूटर का लिखा है। इसके बाद 50 प्रश्न लिखा है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट का लिखा है 50 प्रश्न। योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है और लैंग्वेज है। मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज। और बचा जो 15 प्रश्न है, बचा 15 प्रश्न देख सकते हैं, 15 प्रश्न बचेगा। ये 15 प्रश्न श्रम संबंधी नियम, श्रम संबंधी कार्य वगैरह से पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी गणित और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, देख सकते हैं 50 प्रश्न में मैथ्स है, रीजनिंग है और लैंग्वेज है। लगभग सारे एग्जाम्स आप उठा के देखिए, व्यापम के लगभग सारे एग्जाम्स, हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा गणित का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज, लगभग सारे एग्जाम्स में। यहाँ पे देखिए मैं कितने सारे एग्जाम्स की बात कर चुका, ये देखिए ये 4 एग्जाम्स, आरआई पटवारी, अमीन पटवारी, मंडी इंस्पेक्टर। इसके बाद बात किया मैं हॉस्टल वार्डन की, इसके बाद बात किया मैं फूड इंस्पेक्टर की, लेबर इंस्पेक्टर की। तो गणित और रीजनिंग का वेटेज आपको हर एग्जाम में दिखाई देता है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा वाले हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की ओर जा रहे हैं, अगर आप आने वाले समय में शिक्षक भर्ती परीक्षा देंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे आप वर्ग 3 के लिए पेपर दे, मतलब सहायक शिक्षक का, चाहे आप वर्ग 2 के लिए पेपर दे, मतलब कि शिक्षक का, तो वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों में आपको अच्छा खासा वेटेज दिखाई देगा। वर्तमान में जो पैटर्न है वो 150 प्रश्नों का है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंक का, जिसमें आप देखेंगे गणित आता है 30 प्रश्न, गणित का 30 प्रश्न है। तो अच्छा वेटेज है, 150 में 30 प्रश्न। यहां पर देखेंगे तो वही चीज, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंक का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 30 प्रश्न जो हैं ये गणित और विज्ञान के मिलाकर के आते हैं, गणित और विज्ञान के मिलाकर के आते हैं 30 प्रश्न, गणित और विज्ञान मिलाकर के।
तो हर एग्जाम में आप देखिए वेटेज है इसका, हर एग्जाम में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स उठा लीजिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा बहुत बड़ा वेटेज। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अगर आप जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा की बात करूं, प्री की बात करूं, मेंस की बात करूं, तो प्री में 100 प्रश्न आने हैं, प्री में 100 प्रश्न, जिसमें मैथ्स का 10 प्रश्न है और रीजनिंग का 10। अच्छा वेटेज। मेंस में 3 पेपर होने हैं, 3 पेपर 200 अंक के, 3 पेपर होने हैं, 200 अंक का पहला पेपर, 200 अंक का दूसरा पेपर और 200 अंक का तीसरा पेपर। ये जो तीसरा पेपर है, ये तीसरा पेपर जो है ये मैथ्स और रीजनिंग का ही पेपर है, मैथ्स और रीजनिंग का। तो वेटेज की बात कर रहा हूं ताकि पढ़ने में आपको मजा आए कि वेटेज बहुत ज्यादा है मैथ्स और रीजनिंग का। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 341 पदों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, नहीं भरे होंगे तो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने का फिर से डेट आया है, फिर से खुला है साइट। तो देख सकते हैं प्री में अगर 100 प्रश्न हैं तो 100 में 10 मैथ्स के और 10 रीजनिंग के। मेंस में 3 पेपर होने हैं, पहला लैंग्वेज का है, दूसरा जीएस का और तीसरा है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का वेटेज है मेंस में, 600 में। जितने भी एग्जाम्स और भी एग्जाम्स होते हैं, और भी जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आप देखेंगे, आरक्षक भर्ती परीक्षा देखेंगे तो आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी आपको गणित और रीजनिंग का वेटेज ठीक ठाक दिखाई देगा। गणित और रीजनिंग, इसमें थोड़ा सा सिलेबस को क्लियर नहीं किया है। पिछले साल का पेपर देखेंगे, पिछले साल जो हुआ था, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था आरक्षक भर्ती, मतलब इससे पहले जो आरक्षक भर्ती हुआ था उसमें सिलेबस क्लियर नहीं था। गणित और रीजनिंग के 100 में 5-6 प्रश्न ही पूछे गए थे, लेकिन इस बार संभावना ज्यादा लग रही है क्योंकि जो सिलेबस जारी किया है उसमें लिखा है वो सामान्य अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, अंक गणित। तो ये सब मैथ्स और रीजनिंग ही हैं। तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, बौद्धिक क्षमता, अंक गणित, ये सब मैथ्स और रीजनिंग के ही पार्ट होते हैं। अब इतना ज्यादा लिखा है सिलेबस में, मतलब कहीं ना कहीं इस बार गणित और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये समझ में आ रहा है कि बिना गणित और रीजनिंग के व्यापम के एग्जाम्स आप नहीं निकाल सकते, एकदम क्लियर बात है। बिना गणित और रीजनिंग पढ़े व्यापम के एग्जाम नहीं निकाल सकते। एक और भर्ती आने की उम्मीद है जिसको बोलते हैं आरक्षक भर्ती। कौन सा आरक्षक? आबकारी आरक्षक। आबकारी आरक्षक, एक्साइज डिपार्टमेंट में आबकारी आरक्षक की भर्ती होने वाली है। इसका बहुत ही एक माहौल बना हुआ है कि आबकारी आरक्षक का पद आने वाला है। ये पद आया तो यहां पर भी मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपको दिखाई देगा। तो लगभग मैंने जो व्यापम एग्जाम्स लेता है उन सारे एग्जाम्स की बात की है जहां जहां पे मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज अच्छा होता है। लगभग मैंने वो सारे एग्जाम्स की बात की है, देख सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं पढ़ना क्या क्या है गणित में और रीजनिंग में। गणित और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस लिख रहा हूं मैं। चलिए ध्यान दीजिए, गणित का सिलेबस लिख रहा हूं कि गणित में क्या क्या पढ़ना है, कितने सारे चैप्टर्स डील करने हैं आपको। यहां तक समझ आए भाई? ऑनलाइन में कितना वेटेज है कौन से एग्जाम में, क्लियर हुआ यहां तक? बताओ मेरे को जल्दी से, वेटेज समझ आया? मैथ्स और रीजनिंग का लगभग मैंने सारे एग्जाम्स की बात की है, देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्स लिखे, इसके बाद भी मैंने कुछ और एग्जाम्स की चर्चा की है। तो लगभग सारे एग्जाम्स में, इवन पात्रता परीक्षा जो होता है, पात्रता परीक्षा जैसे टेट का होता है, सेट का होता है, सब में मैथ्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं आता है, सब में लगभग। इसके अलावा पीएससी के एग्जाम में आपको पता ही है कि मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। पीएससी का अगर मैं राज्य सेवा परीक्षा की बात करूं, जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है, वहां पर अच्छा वेटेज है। सीसेट का पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, वो मैथ्स और रीजनिंग का ही है देखा जाए तो, साथ में लैंग्वेज भी आता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का लगभग 100 में 65 प्रश्न है उसमें। मेंस देंगे आप मुख्य परीक्षा, तो वहां पर चौथा पेपर में पार्ट 2 में 50 अंक का गणित और रीजनिंग आता है। इसके अलावा सीजीपीएससी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसीएफ का एग्जाम हो गया, जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, इसके अलावा बात करूं मैं जैसे एई का एग्जाम हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, इसके अलावा एडीआई का जो पद होता है, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल डायरेक्टर बोलते हैं जिसको, एआर का जो एग्जाम होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े पद हैं ये। इन पदों का जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर 50 प्रश्न का मिनिमम वेटेज आपको मैथ्स और रीजनिंग का मिलेगा। 50 प्रश्न का 150 में से मिनिमम वेटेज 50 प्रश्न 150 में से आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलते हैं।
तो बड़ा वेटेज है। इसके अलावा सेंट्रल के एग्जाम की ओर तो मैं गया ही नहीं हूं। सेंट्रल के एग्जाम की ओर अगर मैं जाऊं, सेंट्रल के एग्जाम्स की अगर मैं चर्चा करूं, सेंट्रल के एग्जाम्स जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग का एग्जाम हो गया, बैंकिंग, रेलवे का एग्जाम हो गया, रेलवे का बात करूं मैं, एसएससी का एग्जाम हो गया, तो बैंकिंग के एग्जाम में लगभग 70% वेटेज होता है मैथ्स और रीजनिंग का। 70% क्या होता है सोचिए खुद आप, 70% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का। अगर बात करूं मैं रेलवे के एग्जाम की, तो रेलवे के एग्जाम में 60% वेटेज होता है मैथ्स और रीजनिंग का। एसएससी में 50% वेटेज होता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सेंट्रल के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा है। ऐसा बोला जाता है कि सेंट्रल के एग्जाम को निकालना है तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो, बिना मैथ्स और रीजनिंग के सेंट्रल के एग्जाम्स आप नहीं निकाल पाओगे। तो सेंट्रल के एग्जाम्स अगर देखेंगे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो बैंकिंग 70% वेटेज लगभग, रेलवे 60%, एसएससी 50%। तो बहुत बड़ा वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का। आप सेंट्रल के एग्जाम उठा लो, स्टेट के एग्जाम उठा लो, मैथ्स और रीजनिंग के बिना काम नहीं चलने वाला आपका, हर जगह पे मिलेगा आपको ये। तो क्या क्या पढ़ना है जिससे लगभग पूरा कवर हो जाएगा गणित आपका, कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा लगभग पूरा कवर हो जाएगा गणित। तो शुरुआत में कुछ बेसिक चैप्टर्स आपको डील करने होते हैं। शुरुआत में कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पहला बेसिक चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं की जानकारी इसमें आप एकत्रित करते हो, उन पे प्रश्न करते हो, बेसिक फॉर्मूले सीखते हो, आप अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो संख्या पद्धति। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो भी बेसिक चैप्टर ही है, सरलीकरण, कैलकुलेशन सीखते हैं इसमें आप। वी बॉड मास रूल क्या होता है, अलग अलग प्रकार की संख्याओं पर वी बॉड मास लगाते हैं आप। भिन्न संख्या का चैप्टर एक होता है, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं इसको। इसके बाद बेसिक चैप्टर में ही एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बोलते हैं। अगला होता है घातांक और करनी, इंडाइसेस और सर्ट्स बोलते हैं, घातांक और करनी, इंडाइसेस और सर्ट्स। तो ये 5 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 चैप्टर बेसिक चैप्टर में आते हैं। सबसे पहले इन्हीं को डील किया जाता है ताकि आपका बेस थोड़ा बने, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो आपको आगे जाके। तो संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर, वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घातांक और करनी मतलब इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये 5 बेसिक चैप्टर। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके कंसेप्चुअल चैप्टर्स। इसके बाद कंसेप्चुअल चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं। कंसेप्चुअल चैप्टर्स में जैसे आप पढ़ते हैं लस और मौस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है ये। लस और मौस, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद आप पढ़ते हैं औसत, कहने का मतलब एवरेज। इसके बाद आप देखते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में अंकित मूल्य, डिस्काउंट वगैरह सब कवर हो जाता है। इसके बाद आप पढ़ते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों चैप्टर एकदम लिंक में चलते हैं, लाइन से पढ़े जाते हैं ये, क्योंकि प्रतिशत का ही पूरा एप्लीकेशन लाभ हानि है, प्रतिशत का ही पूरा एप्लीकेशन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रतिशत का ही पूरा पूरा एप्लीकेशन है वो। इसके बाद आप देखते हैं अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात और समानुपात का ही एप्लीकेशन है, 2 चैप्टर, एक मिश्रण और एक साझा। साझा व्यापम में नहीं पूछा जाता है, साझा को अगर देखेंगे तो साझा के प्रश्न व्यापम में नहीं बनते हैं, तो साझा को पढ़ा नहीं जाता। फिर भी एक बार बेस बना लेते हैं साझा का, कि साझा मतलब पार्टनरशिप, तो साझा का फिर भी एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि साझा के प्रश्न कैसे बनते हैं, समझ लेते हैं एक बार। बहुत ज्यादा साझा में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, साझा का मतलब पार्टनरशिप।
पार्टनर्स मिलके व्यापार करेंगे, साल के एंड में उनको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को बांटना बस रहता है। तो साझा का बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आया भी तो अनुपात का ही एप्लीकेशन मिश्रण है, अनुपात का ही एप्लीकेशन साझा भी है। अनुपात में ही आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर कर लेते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, तो आयु संबंधित प्रश्न को आप अनुपात में ही कवर कर लेते हैं, अनुपात में ही, अनुपात के चैप्टर में ही आप आयु संबंधित प्रश्न को कवर कर लेते हैं। इसके बाद आगे और भी चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें चाल समय दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। चाल समय दूरी, इसी का एप्लीकेशन होता है एक रेलगाड़ी, और इसी का एप्लीकेशन होता है एक नाव धारा। नाव धारा के प्रश्न व्यापम में थोड़े कम ही बनते हैं, नाव धारा के प्रश्न व्यापम में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो साझा का प्रश्न, नाव धारा का प्रश्न व्यापम में जनरली देखने को नहीं मिलता। इसी का एप्लीकेशन रेलगाड़ी है, नाव धारा भी है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दो चैप्टर और आते हैं, एक है समय और काम, समय और काम, टाइम एंड वर्क, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसी का एक एप्लीकेशन है पाइप और टंकी, इसी का एप्लीकेशन है पाइप और टंकी। तो समय और काम का ही एप्लीकेशन है पाइप और टंकी, समय और काम का ही एप्लीकेशन होता है पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। ये कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ना, ये थोड़े से कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ये वाले चैप्टर्स देख सकते हैं, ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स है जहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले सीखने होते हैं। तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स में ये चैप्टर्स आते हैं आपके। इसके बाद आता है ज्योमेट्री का सेक्शन, ज्योमेट्री का सेक्शन आता है, व्यापम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यामिति का सेक्शन, ज्यामिति, ज्योमेट्री का सेक्शन आता है, ज्योमेट्री का सेक्शन पढ़ते हैं आप। इसके बाद अच्छा, जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे बीजगणितीय सूत्र, ये सब अलग से मेंशन करता है, आप देखेंगे तो बीजगणितीय सूत्र ऐसा लिखा है व्यापम में एक चैप्टर। समीकरण लिखा है, समीकरण, सरल समीकरण में आपका जो सरल रैखिक समीकरण है और वर्ग समीकरण है, तो ये सब मैं यहीं पे कवर करता हूं। सरलीकरण हो गया, यहीं पे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। बीजगणितीय सूत्र भी, और समीकरण में आपका रैखिक समीकरण, एक चर वाला, दो चर वाला, और आपका वर्ग समीकरण, ये सब आपका इन्हीं चैप्टर में कवर हो जाता है। बेसिक चैप्टर में ही ये सारे कवर हो जाते हैं, तो इनको मैं अलग से ऐसा मेंशन नहीं कर रहा हूं। ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिक चैप्टर्स में ही कवर हो जाते हैं। बीजगणितीय सूत्र का पूरा टॉपिक सरलीकरण में मेंशन हो जाएगा, समीकरण भी आप सरलीकरण में ही सीख जाते हैं। तो अगला जो सेक्शन है वो ज्यामिति का सेक्शन है। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यामिति में सबसे पहले पढ़ना होता है रेखा और कोण, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल। इसी में क्षेत्रमिति को मैं शामिल कर रहा हूं। क्षेत्रमिति में आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब 2D आकृति पूरी पढ़ा दूंगा यहीं पे। आयतन, आयतन का मतलब 3D आकृति पूरी कवर करेंगे यहीं पे। आयतन का मतलब 3D आकृति। 2D में क्या क्या आता है, 2D में आता है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। 3D में आता है आपका शंकु मतलब कोन, गोला मतलब स्फेयर, बेलन मतलब सिलेंडर, घन मतलब क्यूब, और घनाभ मतलब क्यूबॉइड। शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, ये 3D आकृतियों में आता है। इसके बाद आप देखेंगे आगे तो त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता पे प्रश्न बनते हैं व्यापम में। त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, इन पे प्रश्न बनते हैं, और कुछ विविध प्रश्नों पे चर्चा की जाती है। इतना ज्योमेट्री का सेक्शन व्यापम में है। बड़ा सिलेबस है मैथ्स का, ऐसे ही 30 प्रश्न 25 प्रश्न नहीं बन जाते भाई, बड़ा सिलेबस है थोड़ा।
तो ज्यामिति में इतना कवर करना पड़ता है। आप देखे होंगे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम जब हुआ था अभी, तो 25 में से 8-9 प्रश्न तो ज्यामिति से ही बने थे। 25 में लगभग 8 से 9 प्रश्न ज्यामिति के ही पूछे गए थे। ये देखिए इतना मैंने लिखा है अभी तक सिलेबस, ये सिलेबस मैंने लिखा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पर डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में डीआई नहीं देखने को मिलता। व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम में डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो मैक्सिमम एग्जाम में, इसको हिंदी में आंकड़ों की व्याख्या भी बोल देते हैं, आंकड़ों की व्याख्या। तो मैक्सिमम एग्जाम में आपको डीआई देखने को नहीं मिलता। मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं वहां पे डीआई देखने को नहीं मिलता। कुछ एग्जाम्स में मिलता है जिसमें आपको पाई चार्ट कवर करना होता है। पाई चार्ट का मतलब देखो, डीआई का मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, पाई चार्ट का मतलब इस प्रकार से सर्कल का सेक्टर कट करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल का सेक्टर कट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में आता है दंडालेख। दंडालेख का मतलब होता है बार ग्राफ। दंडालेख का मतलब बार ग्राफ। इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस में आप देखे होंगे, सेंट्रल के एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लेखा चित्र, लेखा चित्र का मतलब होता है लाइन ग्राफ। इस प्रकार से आप लाइन ग्राफ बना करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से लाइन ग्राफ बनाते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है सारणीयन, टेबुलेशन, टेबल के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा टेबल बनाते हैं, टेबल के फॉर्मेट में इस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं आप इस प्रकार से। इतना है आपके सिलेबस में। व्यापम के मैक्सिमम एग्जाम देखेंगे आप, मैक्सिमम एग्जाम्स, तो डीआई आपको देखने को नहीं मिलता है, कुछ एग्जाम्स में मिलता है। सेंट्रल के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएससी के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापम के एग्जाम की अगर बात करूं मैं, तो व्यापम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है बस। इतना सिलेबस है मैथ्स का जो आपको कवर करना है। और कोई चैप्टर छूट रहा है, याद आ रहा है क्या आप लोग को? बताओ, कुछ और चैप्टर याद आ रहा है? एक आध दो चैप्टर छूट रहा होगा तो। लगभग इतने चैप्टर्स हैं, बोलो भाई। ऑनलाइन में कुछ और चैप्टर याद आ रहा है किसी को जो छूट रहा होगा? बोलो जल्दी से, लिखे यहां तक पूरा। इतना सिलेबस कवर करना है। और व्यापम में इसका बहुत बड़ा वेटेज है, ज्यामिति का। ज्यामिति से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं भाई, ज्यामिति के बहुत सारे प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। व्यापम के एग्जाम उठा के देखिए, ज्यामिति के भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। ज्यामिति के प्रश्नों का स्तर भी अच्छा रहता है और प्रश्नों की संख्या भी बहुत सारी रहती है। नोट कर लिया यहां तक? ऑनलाइन में नोट करें यहां तक। रीजनिंग में आता हूं फिर मैं, हाँ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको दिक्कत कहीं पे नहीं होगी। मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। आपने YouTube में देखा होगा वीडियोस, YouTube में आप देखिए, एकदम बेसिक लेवल से चलता हूं मैं, एकदम बेसिक लेवल से। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होती, सारे बच्चों को साथ में लेके चलने की आदत है मुझे, सारे बच्चों को। जितने बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन में जुड़े होते हैं, एक एक बच्चे के कॉपी पे मेरी नजर रहती है कि बच्चा कितना लिखा है, कितना बन रहा है। उससे फेस देख करके ही बच्चों को समझ में आ जाता है कि तकलीफ हो रही है बच्चे को बनाने में, तो उनकी कॉपी तक में जा जाके लिखा हूं मैं। तो एक एक बच्चों को लेकर के चलने की मेरी आदत है। आप अगर फीस दे के एडमिशन ले रहे हो तो आपका हक है कि आप यहाँ से सीख के जाओ, समझ के जाओ। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही गणित को ना ही रीजनिंग को। तो समझने की चिंता छोड़ दीजिए, गणित और रीजनिंग आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं समझाऊंगा अपने हिसाब से, आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग कर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग हो गए तो आप किसी भी लेवल का प्रश्न बना सकते हो। बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग कर दूंगा आपके में। तो ये तो हो गई गणित की बात, गणित, व्यापम का गणित। क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है देख लो। अच्छा, हर एग्जाम में इतना गणित नहीं आता है, ये भी समझ लो, टेंशन में मत आना भाई। हर एग्जाम में इतना गणित नहीं आता है। कहीं कहीं पे गणित का जो सिलेबस है वो छोटा भी है। जैसे हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करेंगे। अच्छा, महिला पर्यवेक्षक का बताना भूल गया था। महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम भी होता है, पिछले साल हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। तो महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में भी गणित का अच्छा वेटेज होता है, रीजनिंग का अच्छा वेटेज होता है। 100 प्रश्नों में लगभग 35 प्रश्न आते हैं गणित और रीजनिंग के।
महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में। तो कुछ एग्जाम्स जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, महिला पर्यवेक्षक हो गया, उनमें इतना सारा गणित नहीं है, मेन चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं, इतना सब गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हॉस्टल वार्डन में गणित का वेटेज देखेंगे तो बड़ा है, लेकिन चैप्टर में क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, समझ आ रहा है, ये है, इसके अलावा ये है, बस और कुछ नहीं है। साथ में ज्योमेट्री, सोचो ना, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखा है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखा है, ना उसमें मिश्रण लिखा है, ना साझा लिखा है, ना समय कार्य लिखा है, ना पाइप टंकी लिखा है, ना नाव धारा लिखा है, ना डीआई लिखा है। सोचो, एकदम लिमिटेड चैप्टर्स हैं, ज्योमेट्री भर भर के उसमें। ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक में भी गणित का मेन चैप्टर ही लिखा है, ऐसे ही सहायक शिक्षक में भी मेन चैप्टर्स ही आते हैं। तो मैं लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा मैथ्स में जितने चैप्टर्स व्यापम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ध्यान दीजिए। अब रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग थोड़ा सा टफ है गणित के कंपैरिजन में। लोग इसको आसान बोलते हैं, लेकिन मैं टफ बोलता हूं। क्यों टफ बोलता हूं? क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा। वो कोड को डिकोड नहीं कर पाए तो प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, लॉजिक नहीं ढूंढ पाए तो प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। गणित ऐसा है कि अगर आपने लाभ हानि पढ़ा है तो लाभ हानि के फॉर्मूले, लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट लगा के प्रश्न को बना ही लोगे। लेकिन रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपको तरकीब नहीं पता, अप्रोच नहीं पता, प्रश्न कैसे स्टार्ट करें ये सब नहीं पता है, तो प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो रीजनिंग में समस्या रहती है कि अगर आपको अप्रोच नहीं पता है ना, तो प्रश्न करने में बहुत दिक्कत आती है। रीजनिंग में समस्या बनी रहती है भाई। रीजनिंग की ये समस्या है कि अगर आपको अप्रोच नहीं पता है तो प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। तो रीजनिंग के पहले कुछ मैं चैप्टर्स लिख रहा हूं जो कि व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रश्न व्यापम या पीएससी इन्हीं से पूछता है। इसमें पहला जो चैप्टर है ये सांकेतिक भाषा का है। पहला चैप्टर होता है सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको। पहला चैप्टर सांकेतिक भाषा। तो जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं वो बता रहा हूं आपको मैं। पहला है सांकेतिक भाषा, यहां से प्रश्न लगभग हर बार बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कोड को डिकोड करना, ये सीखे होंगे आप लोग। कोडिंग डिकोडिंग, कोड को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला चैप्टर होता है अंग्रेजी वर्णमाला, उसी से संबंधित होता है। इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। इसके बाद अगला चैप्टर होता है सादृश्यता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी। सादृश्यता मतलब एनालॉजी। इसके बाद होता है एक वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। इसके बाद होता है एक श्रेणी, जिसको बोलते हैं सीरीज। इसके बाद होता है लुप्त पद, लुप्त पद मिसिंग टर्म। एक होता है गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। सबसे ज्यादा प्रश्न इन चैप्टर से बनते हैं। और आप लोगों में से आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन चैप्टर्स का नाम तक नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा कि प्रश्न किस वैरायटी के आते हैं यहां से। ऐसे प्रश्न देखे हो, ऐसे 5 का संबंध है 7 से, तो 9 का संबंध किससे होगा? पहली संख्या का जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंध है, वैसा ही संबंध तीसरी संख्या का किससे होगा? पहली संख्या का जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंध है, वैसा ही संबंध तीसरी संख्या का किससे होगा? ये प्रश्न होते हैं सादृश्यता के। इसी में ऐसा प्रश्न बना दिया, देखो तो एक बार मैं इसी में ऐसा प्रश्न बना दिया। भोपाल जिस प्रकार मध्य प्रदेश से संबंधित है, भोपाल जिस प्रकार मध्य प्रदेश से संबंधित है, वैसे ही कौन सा शहर जो है वो संबंधित होगा, वो संबंधित होगा आपका उत्तर प्रदेश से। ये देखो ऐसे प्रश्न बनते हैं सादृश्यता के। भोपाल जिस प्रकार मध्य प्रदेश से संबंधित है, वैसे ही कौन सा शहर संबंधित होगा उत्तर प्रदेश से। तो सादृश्यता का मतलब पता है क्या होता है? सादृश्यता का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता। कहने का मतलब यह है सादृश्यता का चिन्ह लेफ्ट हैंड साइड वाले संख्याओं में जो लॉजिक है
वैसा ही लॉजिक राइट हैंड साइड की संख्याओं में होना चाहिए। तो 5 का संबंध 7 से किस प्रकार है, तो 9 का संबंध उसी संख्या से, मतलब 9 का संबंध उसी प्रकार किस संख्या से होगा, जिस प्रकार पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, वैसे ही तीसरी संख्या का संबंध किससे होगा। जैसे भोपाल और मध्य प्रदेश का संबंध है, वैसा ही संबंध किसका होगा उत्तर प्रदेश के साथ। इसका आंसर बताओ तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ ना। भोपाल और मध्य प्रदेश का संबंध किस प्रकार का है, भोपाल और मध्य प्रदेश का संबंध किस प्रकार का है, बताओ मेरे को। भोपाल और, बताइए, भोपाल और मध्य प्रदेश का संबंध किस प्रकार का है। मध्य प्रदेश की क्या है, ये राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, जल्दी से बताओ तो मुझे कमेंट करके। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो सादृश्यता का मतलब होता है भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से जिस प्रकार है, वैसे ही किसका संबंध होगा उत्तर प्रदेश से, ये बताना है आपको। तो संख्याओं में बहुत समस्या होती है। 5 का संबंध जिस प्रकार 7 से है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 5 में 2 जोड़ के 7 आ गया सर, तो 9 में 2 जोड़ के 11 बोल दो। 11 आंसर नहीं होगा भाई। संबंध कैसे देखना है, 5 का वर्ग 25, 25 में अंकों का योग कितना, 7। तो यहाँ 9 का वर्ग होगा 81, 81 में अंकों का योग कितना, 9। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, तो आंसर बोलेंगे क्या, 9। तो यहाँ पे आंसर में क्या टिक करेंगे, 9 टिक करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आप बता पा रहे, हम कैसे बताएंगे, तो सिखाऊंगा आगे चल के। संबंध कैसे ढूंढा जाता है, लॉजिक कैसे फाइंड किया जाता है, यही तो बोल रहा हूं कि मेरी नजर में रीजनिंग जो है वो मैथ से थोड़ा ज्यादा टफ होता है। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा है कि आपको पता ही नहीं होता कि अप्रोच क्या बनानी है, स्टार्ट कहां से करना है प्रश्न को, ये पता ही नहीं होता है। और ये सारे चैप्टर वैसे ही हैं, ये तो आसान है फिर भी, लेकिन इसको छोड़कर ये सारे चैप्टर जो है उसी स्तर के हैं। कोड को डिकोड करना है, लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक ढूंढना है, इन सब में लॉजिक ढूंढना है। लॉजिक नहीं ढूंढ पाए तो प्रश्न नहीं बनेगा। इन सारे चैप्टर्स में लॉजिक ढूंढना है, इसमें कोड को डिकोड करना है। कोड को डिकोड नहीं कर पाए तो प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। तो बताऊंगा मैं, अप्रोच सिखाऊंगा, आराम से कर पाएंगे, चिंता मत करिए उसका। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स मैं लिख रहा हूं जो कि बहुत आसान है। ये थोड़े से टफ चैप्टर्स मैंने लिखे थे, शुरू के 6 चैप्टर। इसके बाद के चैप्टर्स में लिख रहा हूं जो कि बहुत आसान है, जिसमें एक चैप्टर है आपका पासा। ये सब बहुत आसान है। घन और घनाभ, घन और घनाभ, ये चैप्टर्स थोड़े से आसान चैप्टर्स में आते हैं। वेन आरेख, वेन आरेख, आकृतियों की गिनती, आकृतियों की गिनती, आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, छुपी आकृति ज्ञात करना। इसके अलावा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये थोड़े आसान चैप्टर्स मैंने लिखे इधर पे, ये थोड़े आसान चैप्टर्स हैं। इसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा, तरीका सिखाऊंगा, इसमें ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। तो ये ट्रिक्स पे आधारित हैं, ये अप्रोच पे आधारित है। अप्रोच बताऊंगा, इसमें क्या अप्रोच होगा, स्टार्ट कैसे करना है सोचना आपको, ये सब बताऊंगा इसमें। तो ये सारे चैप्टर्स अप्रोच पे बेस्ड हैं, इनमें ट्रिक्स बताऊंगा काम करने का। इसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं थोड़े से कंसेप्चुअल्स हैं, जैसे घड़ी, कैलेंडर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्यापम के लिए। व्यापम के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो व्यापम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए। दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है व्यापम के लिए, रैंकिंग। तो घड़ी और कैलेंडर को तो आप फिर भी छोड़ सकते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण ये इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 चैप्टर और हैं जो कि व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे न्याय निगमन हो गया, ये व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल के एग्जाम और पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठक व्यवस्था, ये व्यापम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीएससी और सेंट्रल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है पहली परीक्षण,
पहली परीक्षण, फिर से व्यापम के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएससी के एग्जाम के लिए, सेंट्रल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका रक्त संबंध, ये तो इंपॉर्टेंट है, रक्त संबंध ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक होता है शब्दों का तार्किक क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, ये चैप्टर्स हैं व्यापम में जो आपको डील करने हैं। जिसमें क्रॉस किया हो वो व्यापम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनमें क्रॉस मारा हो व्यापम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको आप व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ सकते हैं व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में है ये चैप्टर्स, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देखेंगे तो मेंस में है ये। तो व्यापम के लिए आप इन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, जैसे कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व अवधारणा, ये सब प्रश्न भी आते हैं, लेकिन व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको छोड़ सकते हैं। तो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तो व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये वाले चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स यहां भी मैंने लिखे हैं व्यापम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें दिशा ज्ञान परीक्षण, रैंकिंग है, रक्त संबंध है, शब्दों का तार्किक क्रम, इतने चैप्टर्स लगभग हैं जो कि आपको डील करने होते हैं, इतने चैप्टर्स जो कि आपको डील करने हैं। ये सब चैप्टर्स देखेंगे ना, घड़ी, कैलेंडर, न्याय निगमन, बैठक व्यवस्था, पहली परीक्षण, ये पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेंट्रल के एग्जाम्स अगर आप देखेंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्यापम में ये चैप्टर्स दिखाई नहीं देते हैं। व्यापम में ज्यादातर जो दिखाई देंगे ये सब चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपको व्यापम में दिखाई देंगे, मैक्सिमम प्रश्न। रक्त संबंध से भी प्रश्न व्यापम अच्छे खासे पूछता है, दिशा ज्ञान से भी, रैंकिंग से भी। लगभग इतने चैप्टर्स हैं, एक आध दो चैप्टर हो सकता है मैं भूल रहा हूं। इतना सिलेबस है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, इतना सिलेबस, इतना सारा पढ़ना है। तो कम नहीं है भाई, वही समझा रहा हूं, कम नहीं है, सिलेबस बहुत सारा है, मेहनत बहुत लगेगा, तब जाके प्रश्न आपसे बनेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तब जाके इतना सिलेबस पूरा डील कर पाएंगे आप। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझने में दिक्कत कहीं नहीं आएगी, उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए। समझने में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, वो चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए आप। तो कल से मैं स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर गणित का, क्लासेस रेगुलर लूंगा मैं क्लासेस, और आगे चल के संडे संडे को भी क्लासेस होंगी, उसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ज्यामिति वगैरह की क्लास मैं अलग से प्लान करता हूँ, ज्यामिति की क्लास में जनरली सैटरडे संडे को प्लान करता हूँ, ऐसा मेरा रहता है। तो पूरा शेड्यूल आपको मिलता जाएगा। फिलहाल यहां तक मैं आपको बता दिया हूं कि गणित और रीजनिंग का वेटेज कौन से एग्जाम में कितना है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? बन जाएगा। ऑनलाइन में समझ आया भाई पूरा, कितना सारा पढ़ना है, वेटेज कितना है, और वेटेज बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। समझने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार बोल रहा हूं मैं, समझ में आपको आ जाएगा, समझने में दिक्कत कहीं पे नहीं होगी, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दीजिए। चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है। अगर रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, एक आध दिन छूट गया है, तो रिकॉर्डिंग्स आप देख के आइए, रिकॉर्डिंग्स देख के आइए। रिकॉर्डिंग्स आपको हर क्लास का मिलेगा ही। लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश छूट गया, ऑफलाइन वाले बच्चों से भी बोल रहा हूं, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुमको भी रिकॉर्डिंग्स प्रतिदिन का मिलेगा। कभी कभार नहीं आ पाते तो लाइव देख लो, लाइव नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स देख के आओ। कम से कम बेसिक पूरा सिखाऊंगा मैं, बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा। नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे जैसा सिखाऊंगा मैं, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। बुक वगैरह पढ़ने की फिलहाल आपको आवश्यकता नहीं है, आगे जाके मैं बताऊंगा। नोट्स आप प्रॉपर बनाइए, प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर का मिलेगा ही, दो तीन प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर में दूंगा मैं। इतना काम करना है आपको, हर चैप्टर में दो तीन प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको मैं। उन प्रैक्टिस सेट को लगाइए, एक प्रैक्टिस सेट में 35-40 प्रश्न होंगे, 35-40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा मैं। नोट्स आपका प्रॉपर बना होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट आपके पास एकदम प्रॉपर मैनर में रखा होना चाहिए, सॉल्व हुआ होना चाहिए।
इतना करिए, कोई भी एग्जाम का गणित आप निकाल लेंगे। ट्रिक्स बताऊंगा जहां पे आवश्यकता होगी, हर जगह पे ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन कहां से निकला है, बेसिक कंसेप्ट से आया है, वो कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स अपन अपने आप से निकालेंगे। ऐसा रटेंगे नहीं कि इसका ट्रिक ये है रट लो, रटना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट सिखा करके ट्रिक्स निकालेंगे अपन, यहां तक काम करेंगे अपन। आपको बुक्स वगैरह पढ़नी है तो बहुत सारी, आर.एस. अग्रवाल है, एस.डी. यादव है, राकेश यादव है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, रिहंत है, लेकिन आप नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हो, इतना सफिशिएंट रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो कल से स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक। यहां तक क्लियर हुआ जितना बताया हूं ऑनलाइन में? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? एक क्लास और लगेगी आपकी, अभी एक क्लास और लगेगी, रेगुलर आपकी एक एक घंटे की 3 क्लासेस होंगी। अभी आगे जाके शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ेगा हो सकता है, फिलहाल ये 3 क्लासेस होंगी एक एक घंटे की। रेगुलर आइए, क्लास मत छोड़िए। एग्जाम्स बहुत सारे होने वाले हैं आगे चल के, अगले साल इतने सारे एग्जाम्स होंगे कि आपके पास समय नहीं रहेगा तैयारी करने का, इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए अभी से, तैयारी अपनी मजबूत रखिए, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम में बैठ पाए, एग्जाम को निकाल पाए। चलिए कल मिलेंगे फिर अपन, एक क्लास अभी और होगी, 5 मिनट का ब्रेक है अभी।